बच्चों को ऐसा लगता है कि आज की क्लास हो गई, सर ने क्लास करा दी, मैंने लेक्चर ले लिया, खत्म कहानी। एक एवरेज स्टूडेंट से अगर आज आप मिलें हम्म, तो 30 दिन के अंदर हम्म, किन चीज़ों को आप उससे बदलने के लिए कहेंगे? मोबाइल का एडिक्शन पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा। क्या मोबाइल का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? जो बेरोजगार इंसान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोसाइटी में ये माहौल बन चुका है। पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें एग्जाम के टाइम? बेड पे लेट जाते हो, लेटे लेटे ऐसा करके जो पढ़ाई हो रही है उनकी, नींद तो तो, आएगी तो नींद तो आएगी ही। सच बताओ, फिजिक्स समझ नहीं आती या सही से समझाई नहीं गई? वे स्टूडेंट जो 12th में हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पॉडकास्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। और इस पॉडकास्ट में हम जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उनके बारे में भी हम जानेंगे। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में पीएस सर हैं जो आप सभी को फिजिक्स पढ़ाते हैं। सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। भटकते रह गए वो बाहर, अंदर तक नहीं पहुँचे, उछलते हैं वो दरिया, समुंदर तक नहीं पहुँचे। मेरी दस्तार से चिढ़ती जिन्हें, मेरी दस्तार से चिढ़ती जिन्हें, वो पागल है सब, मेरा कद नापने आए थे, मेरे सर तक नहीं पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो सर, इस पॉडकास्ट में जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 12th में हर स्टूडेंट्स जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके बारे में जानेंगे। जी सर। तो इससे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रहते हैं, जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का कि पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता है। जी जी। इसमें असल समस्या कहाँ पर है? हाँ, ये सर बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल। उसका मेन चीज़ यही है कि एक तो कंसंट्रेशन नहीं होता है बच्चों का। अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पूरा फ़ोकस के साथ में हमें पढ़ना है उसे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ रहा है तो बस ऐसे ही देखते जा रहे हैं, नोट्स बना लिए। बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, उसे किस तरीके से हम रियल लाइफ़ से रिलेट करके चीज़ों को फ़ील करें। कहीं न कहीं हमें कनेक्ट करना चाहिए चीज़ों को रियल लाइफ़ से, और रियल लाइफ़ से अगर कनेक्ट करके हम करेंगे तो नो डाउट चीज़ें समझ में आएँगी। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कर सकते हैं उसे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आजकल एक जो हैबिट बच्चों में बनी, कल से पढ़ूंगा, हाँ जी। और इस हैबिट का वो शिकार हो जाते हैं कि हम अब टालने की भावना जो अंदर आती, नहीं आज नहीं कल से पढ़ेंगे, और वो उनके लिए धीरे धीरे एक हैबिट का उसका शिकार हो जाते हैं। वो उनके लिए काफी घातक सिद्ध होता है। जी, इस जी। बारे में आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि इस चीज से आप बचें? हाँ, देखो ये जो हैबिट होती है कि कल से पढ़ना है, कल किसी का आता नहीं है, ये सब आप जानते ही हो। तो मैं यही कहूँगा, भले ही आप स्टार्टिंग में कम अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करो, भले ही धीरे-धीरे फ़ॉलो कर सकते हो, आप टाइम टेबल बढ़ा सकते हो, मतलब कम पढ़ो। स्लॉट बना लीजिए कि आज मुझे केवल और केवल 25 मिनट्स पढ़ना है, कल मैं 30 कर लूँगा, फिर 35 कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि आज हम बैठ गए और बैठ के पूरा टाइम टेबल मैंने बना लिया कि भाई साहब कल से मुझे इतने घंटे फिज़िक्स पढ़ना है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल एक पेज बना लिया और वो फिर फ़ॉलो नहीं होता है। तो इससे बेटर है आप छोटे-छोटे टारगेट लो और छोटे-छोटे टारगेट को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा करते रहो, और उनमें धीरे-धीरे आप जो है पढ़ाई का जो टाइम है वो ऐड करते जाएँगे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपने पूरा टाइम टेबल पेज बना लिया और आप उसी को फॉलो करने के लिए लग रहे हो। तो फॉलो बहुत ही कम चांसेस होता है कि आप एक साथ उसे फॉलो कर पाओ। बच्चे आजकल एंग्जाइटी का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो हाँ ये जी। एक नॉर्मल इश्यू है बच्चों के लिए या सीरियस? बहुत, बहुत सीरियस है सर ये। अच्छा। मतलब पढ़ाई के साथ में एंग्ज़ायटी तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और पढ़ाई के साथ जो एंग्ज़ायटी होती है उसका मेन रीज़न यही होता है कि बच्चे ना पढ़ाई को प्रेशर के फ़ॉर्म में देखते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सोचते हैं कि यार ये तो बर्डन है, एक एक्स्ट्रा बर्डन है। कभी भी पढ़ाई को प्रेशर के टाइप से हमें सोचना ही नहीं है। अच्छा, इसके अलग-अलग और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, और आजकल सोसाइटी का माहौल ऐसा हो गया है कि भाई उसके इतने मार्क्स आने ही चाहिए, है ना? और फलाने का लड़का है या बेटी है, उनके इतने कम मार्क्स आए हैं, कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये कंपैरिज़न का माहौल भी चलता रहता है, जिससे बच्चा क्या है प्रेशर में आ जाता है। आपने कंपैरिजन की बात की सर। हाँ, तो हाँ। यहाँ पर जैसे एक आजकल पेरेंट्स तुलना कर रहे हैं, हाँ, तो ये बच्चों के कहीं न कहीं आत्मविश्वास को किस प्रकार से घातक सिद्ध हो रहा है? तुलना तो सर जैसे शर्मा जी के बेटे की गुप्ता जी के बेटे से तुलना इस तरीके से चल हाँ, रहा हाँ, है। हाँ। ये तुलना चलती रहती है, पता नहीं क्यों होता है ना? मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने बच्चों पे भरोसा रखो, और बच्चे पे इस तरीके से भरोसा रखो कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करता रहेगा, बेस्ट करता रहेगा। आप केवल ये देखो कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उससे कितने मार्क्स कम आए हैं या कितने ज़्यादा आए हैं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करना है तो खुद से करो। जैसे सपोज़ मैंने फिज़िक्स का टेस्ट पेपर लिया कोई भी, उसमें कितने भी मार्क्स आए हों बच्चे के, सपोज़ 20 में से 10 आ रहे हों, 8 आ रहे हों, 5 आ रहे हैं, 2 ही क्यों ना आ रहे हों। 2 भी अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतने कम मार्क्स कैसे आए। आप उसे बोलो कि बेटा अभी 2 मार्क्स आए हैं तो अगले वाले में 4 आने चाहिए, फिर 6 आने चाहिए, फिर 8 आने चाहिए, 10 आने चाहिए। धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे उसके अंदर ये ललक पैदा करो कि मुझे धीरे-धीरे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करते जाना है। चाहे कम-कम करके इम्प्रूव करता जाए और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा टॉप करेगा आराम से। अगर एक-एक नंबर भी वो बढ़ाता रहे तो बहुत आगे जा बिल्कुल सकता है। सही बात है। 90% एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, हुँ। मतलब 90% वो करते ही हैं, वैसी कौन सी मिस्टेक है? अच्छा, अच्छा। ये भी सर यही है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, एक तो ये होता है कि चीज़ों को क्या सोचते हैं कि क्लास हो रही है हमारी फिज़िक्स की हो गई, केमिस्ट्री जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि आज की क्लास हो गई, सर ने क्लास करा दी, मैंने लेक्चर ले लिया, खत्म कहानी। अब उसे वो रिवाइज़ नहीं करते हैं। जब तक बच्चा रिवाइज़ नहीं करेगा ढंग से, तब तक वो चीज़ें माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएँगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने पढ़ा है, नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसे हम 24 आवर्स के अंदर-अंदर रिकॉल करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में तभी जाएँगी हमारी, है ना? और जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मैं हर चीज़ को क्लास में लिखवा नहीं पाता हूँ। कुछ चीज़ों को बस मैं बोल के बता देता हूँ कि ऐसे-ऐसे ये करना है, कुछ अलग एग्ज़ाम्पल्स भी हम दे देते हैं, वो हम लिखवा नहीं पाते हैं। हम केवल लिखवा उन्हीं को देते हैं कि डेफिनिशन लिख लो या बोर्ड एग्जाम में ये आने वाली है, उन्हीं को लिखवा देते हैं। अब बच्चा क्या करता है अगर रिवाइज कर लेता है तो टीचर ने क्लास में क्या-क्या बातें उस टॉपिक से रिलेटेड समझाई थी, वो चीज़ें भी तुरंत की तुरंत माइंड में आती जाती हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती है, ये समझ लीजिए। तो हर बच्चे को विदिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर रिवीजन करना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ रहे हैं सही। कुछ भी अगर आपने नया सीखा, नया पढ़ा, तो उसे रिकॉल करो ही करो 24 आवर्स के अंदर-अंदर और देखो आप कितना मज़ा आएगा और धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। मोबाइल का एडिक्शन, पढ़ाई में हुँ। सबसे बड़ी बाधा। हुँ, क्या हुँ। मोबाइल का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या हुँ। मोबाइल का उपयोग सही चीज़ों को सीखने में करना चाहिए? देखो मोबाइल का ये है कि मोबाइल आपका यूज़ कर रहा है या हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि हमने एक दिन में कितने घंटे मोबाइल का यूज़ कर लिया है, तो उस चीज़ को हमें कहीं न कहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज़ यही है यूज़ करने का टाइप क्या है आपका? आप उसका किस तरीके से कर रहे हो? अब बच्चा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बच्चे को लेक्चर करना है, तो भी मोबाइल से ही करना है। नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भी मोबाइल पे कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना है, तो भी मोबाइल पे देना है। मोबाइल से बच तो नहीं सकता है। सही है। लेकिन बस ये है उसे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि मुझे केवल और केवल पढ़ाई तक ही यूज़ करना है मोबाइल का। ऐसा नहीं है कि मोबाइल को निकाला तो मैंने पढ़ाई के लिए, लेक्चर के लिए और पता चला कि किसी बच्चे ने, किसी फ्रेंड ने रील भेज दी। एक रील ओपन हुई और पता ही नहीं चला कि आधा घंटे कहाँ निकल गया, रील स्क्रॉल सही बात। करते-करते। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मोबाइल के साथ में और बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम बहुत कंट्रोल करते हैं कि मोबाइल का कम से कम यूज़ हो। लेकिन हो नहीं पाता है, पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्शन ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम निकल गया। तो उनके लिए यही है कि बहुत से जो ऐप्स हैं जिनमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो उनको लॉक लगवा लो। अब लॉक भी खुद से नहीं लगाना है। ये खुद से लॉक लगा लिया तो पासवर्ड डालोगे अगले ही दिन आप खुद खोल लोगे। अपने किसी बड़े भाई से लगवा दो, सिस्टर से लगवा दो, मदर से, फादर से, जिससे भी लगवाओ तो इमरजेंसी टाइम में आप उसे खोल पाओ अदरवाइज़ वो ओपन ही ना सही हो। बात। तो वो तो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उनको वो किस तरीके से मैनेज कर सकता सर है। ने रील की बात करी, सर अभी एक सुना रहे थे कुछ लाइन हमको रील के बारे में ही हुँ। कि मेरी ये रील कब तक तुम तक पहुँचेगी? मर जाएँगे हम क्या जब तक पहुँचेगी? एक दुआ में कितनी ब्यूरोक्रेसी है, एक दुआ में कितनी ब्यूरोक्रेसी है, किस मज़हब से मेरे रब तक पहुँचेगी? ये पीएस सर अभी हमको सुना रहे थे तो हमने सोचा कि उनके बच्चों तक ये बात पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा जो रहेगा कि बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है कि मोटिवेशन कैसे हम मोटिवेशन कैसे अपने अंदर पैदा करें? हुँ। मोटिवेशन कैसे आए उनको? देखो मोटिवेशन के लिए सर आजकल ना सोशल मीडिया पे आप देखते हो टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, अलग-अलग मोटिवेटर में वो भी मोटिवेट करते हैं।
हज़ारों रील्स होती हैं, बिल्कुल। उनको बच्चे देख भी लेते हैं। अब उनको देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट रहते हैं। 1 दिन के लिए तो मोटिवेशन आ गया कि यार अब तो पूरा फोड़ दूँगा, इतने घंटे पढ़ना है, ये कर देना है, वो कर देना है। लेकिन वो मोटिवेशन टेम्परेरी है। अब कुछ दिन पढ़ाई की, फिर जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। अब वो तो मोटिवेशन है नहीं। आज के टाइम पे सोसाइटी के अंदर जो पैसा नहीं कमा रहा है या जो अच्छी पोस्ट पे नहीं है या जॉब में नहीं है, उसकी भाई साहब पूरी सोसाइटी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये ध्यान रख लेना। जो बेरोज़गार इंसान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोसाइटी में ये माहौल बन चुका है। तो कहीं न कहीं अगर आपको लाइफ़ में अपनी वैल्यू बनानी है, तो आप लोगों को भाई खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा, हर दिन मोटिवेट होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना ही है। मेरा जो भी टारगेट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टारगेट आप एजुकेशन से ही हो, ज़्यादातर वैसे आप सब पढ़ाई से रिलेटेड ही हो। कोई भी टारगेट आपने बना रखा है, उसके प्रति पागल हो जाओ। दिन हो, रात हो, बस आपको अपना गोल ही दिखना चाहिए, आपको वही टारगेट ही दिखना चाहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। पेरेंट्स का जो प्रेशर रहता है बच्चों का, तो हुँ। बच्चों पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर ले लेते कि जी तो सर। वो कई सारे डाउट्स आते हैं हमारे पास कि पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें एग्ज़ाम के टाइम? हाँ। पेरेंट्स से भी भाई मैं ये विनती करता हूँ, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बच्चों पे प्रेशर ना करें आप लोग और बच्चा अगर प्रेशर में आता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चे की एंग्ज़ायटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एंग्ज़ायटी अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो गई, इसका मतलब है फिर डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और आजकल सर ये कॉमन सा फैक्टर चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि इतने ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप हर दिन नया कोई ना कोई केस देखते ही हो। उसके अलग-अलग रीज़न यही हैं कि कहीं न कहीं पेरेंट्स भी वहाँ पे बच्चे के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते हैं। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ में इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि जैसे वो मेरा फ्रेंड है। आप उस तरीके से बच्चे के साथ में रहो कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, तो बच्चा आपको शेयर कर पाए। और ये मैं कहूँगा कि केवल पेरेंट्स को ही नहीं, हर टीचर का भी ये दायित्व है कि हर टीचर को भी बच्चे के साथ में इसी तरीके से रहना चाहिए कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को आके आपको शेयर कर सके। ये जो बाउंडेशन बना रखी होती है ना कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ये बाउंडेशन है कि बच्चा बस केवल आपसे पढ़ाई से रिलेटेड ही डाउट शेयर कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में सर इतने सारे अलग-अलग तरीके के डाउट्स हो सकते हैं बच्चों को। आज के टाइम पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं बच्चों को, तो टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के साथ वो भी फ्रेंडली रहे, जिससे बच्चा अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए हिचके ही ना। तो ये भी एक ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन तो यही हो सकता है, सिर्फ फ्रेंडली रहे। अच्छा, कुछ बच्चों ने डाउट्स हमारे पास सर भेजे हैं, बहुत सारे नाम के साथ मैं उनको ओके, उनके डाउट्स आप ज़रूर इस पॉडकास्ट में क्लियर कीजिएगा। ये बहुत सारे डाउट्स हैं, तो जो भी बहुत हाँ, सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास डाउट्स आए हैं फिज़िक्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल। आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे हम एक-एक डाउट्स की बात करेंगे यहाँ पर। नैन्सी जी हैं, नैन्सी यादव, ओके। इनका एक डाउट है कि न्यूमेरिकल सॉल्व जब हम करते हैं, हुँ, तो हुँ। फ़ॉर्मूला जो है वो तो याद रहता है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसकी लैंग्वेज मैं नहीं समझ पाती हूँ सर। तो ओके। इस चीज़ को कैसे हम ये भाई बहुत-बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है सर, है ना? ये केवल नैन्सी का ही प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भाई आपको ये देखना है कि जब भी मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ फिज़िक्स के, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करते रहो और जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन हैं उनको आप लिखते जाओ कि क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए पूछी हुई है, उसे आप लिख लो एक बार। जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को एक बार देखोगे ना दोबारा से कि ये गिवन है, ये गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, तो ऑटोमैटिक अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो क्लिक करेगा आपको कि यहाँ तो भाई ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। वो आप अप्लाई करो और वहाँ से हो जाती है। तो मेन चीज़ यही है कि सर अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, तो दोबारा पढ़ो उस क्वेश्चन को और कुछ न कुछ हिंट वहाँ ज़रूर छुपी हुई होती है, कुछ न कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे ज़रूर होते हैं, उनको हमें ढूँढना होता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते-करते ये चीज़ें पता भी चल जाती हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को जी हैंडल सर, करना है। प्रैक्टिस मेन चीज़। प्रैक्टिस ही है मेन चीज़। सपना जी का डाउट है, कह रहे हैं सर आपसे पूछना है कि क्लासेस के बाद मिनिमम मुझे कितना टाइम फिज़िक्स पर देना चाहिए? हुँ, फिज़िक्स में जिससे मैं 100 में से 100 स्कोर कर सकूँ? ओके। देखो सर ये एक तो ये है कि बच्चे को स्कूल भी जाना है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से आए वो 2-3 बजे के करीब और उसके बाद में फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं।
लाइव क्लास कंटिन्यू चलती रहती है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं बच्चे के पास में। तो कहीं न कहीं प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे के पास में कम टाइम बचता है। तो मैं यही कहूँगा जितना भी आपके पास में टाइम है, जितना भी आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ भी हमने पढ़ा, आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा, जो भी डेरिवेशन किया, जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, एक बार आप उन्हें खुद से ज़रूर कर लिया करो। बाकी टाइम अगर है तो उस क्लास से रिलेटेड जो हम होमवर्क देते हैं वो होमवर्क कंप्लीट करते रहा करो। अगर आप इतना रेगुलर करते रहे, कंटिन्यू करते रहे तो बहुत अच्छा 100 में से 100 मार्क्स ही आने वाले हैं। बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे। सैटरडे संडे में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी आती हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाली क्लासेस आती हैं, वो भी आपको करते रहना है। मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे भी मेन रोल ही करेगी कि आप जो है जितना टाइम आपके पास में मिल रहा है आप उसका यूज़ करो, है ना? ऐसा नहीं है कि एक तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे थक जाते हैं। कितना पढ़ें? सही सुबह बात के है। निकलते हैं 3-4 बजे आ रहे हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, अब बच्चा सो ही गई रात में। अब टाइम ही नहीं है बच्चे के पास में प्रैक्टिस सही करने बात। के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में ही आपको प्रैक्टिस कराया जाए, ठीक है? आपका काम बस ये है कि होमवर्क जो दिया जा रहा है उसे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है मैं 10-15 होमवर्क दे देता हूँ क्वेश्चन में, या 2-4 क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं क्लास से रिलेटेड वो कर लिया करो, और क्लास में जो भी पढ़ा है उसे 10 से 15 मिनट एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो कि ये किया है, उसी से हो जाएगा, बहुत अच्छा करोगे। अनुराधा तिवारी जी हैं, सीयूटी यूजी बैच हुँ, फ्रॉम आरडब्ल्यूए। ओके। इनका डाउट है कि फिजिक्स पढ़ते हैं उस टाइम तो समझ आता है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। हुँ, उस हुँ। चीज़ को ज़्यादा टाइम तक वो याद नहीं रख हाँ, पाते हैं। ये इसका वैसे मैं आंसर दे चुका हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन आपने भी यही किया था। इस चीज़ का वैसे बोल दिया हाँ, है मैंने। उसका भाई मेन रीज़न यही है कि आपको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, रिवीज़न करते रहना पड़ेगा, है ना? और लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप पढ़ कैसे रहे हो भाई? ऐसा नहीं है कि आप जो है बस नोटबुक उठा लिए, आप उसे देखे जा रहे हो बस, है ना? कि पढ़ लिया हमने, ऐसा नहीं करना है ना? प्रॉपर आपके सामने टेबल होना चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए, उस पे लिख-लिख के देखो कि आज हमने ये डेरिवेशन किया है, आज हमने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा है। जब तक आप लिख-लिख के नहीं करोगे, है ना? तो नहीं होगा। और एक माहौल होना चाहिए कि हाँ, हम बैठे हुए हैं, पढ़ने का ही पूरा फ़ोकस है, टेबल वगैरह पे बैठो। कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, बेड पे लेट जाते हैं और लेटे-लेटे ऐसे करके जो है पढ़ाई हो रही है उनकी। नींद तो तो आएगी फिर, तो नींद तो आएगी ही। सीधी-सी बात। कोई कहता है कि सर हमें गाने सुनते-सुनते पढ़ाई करने में मज़ा आता है। अब भैया ऐसा कौन कर सकता है कि गाने भी चल रहे हैं, बड्स लगी हुई हैं कानों में, फ़ोकस्ड कैसे रह फ़ोकस पाओगे? ही नहीं हो पाएगा। सही बात है, तो चीज़ें भूलेंगे ही भूलेंगे। सही बात, तो आपको फ़ोकस्ड रहना है, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करो, आपको चीज़ें लंबे टाइम तक समझ में सही आएँगी। बात। सौर्य ठाकुर जी हैं 12th बैच से, हाँ जी। कह रहे हैं डेरिवेशन समझ में नहीं आती, न्यूमेरिकल्स का तो आपने सर डाउट्स क्लियर ही कर दिए। हुँ, बुक सजेस्ट कर दीजिए, कौन-सी बेस्ट है हुँ। यूपी बोर्ड? और ओके। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेज कैसे करें? कितनी देर फिजिक्स को दें? ऑनलाइन क्लास सेट आगे रोज़ाना कितने क्वेश्चंस करें? हुँ, हुँ, हुँ। रूटीन पूछ रहे हैं सर। ओके। तो देखो, इसमें अगर डेरिवेशन की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेरिवेशन भाई रटना नहीं है बिल्कुल भी। डेरिवेशन को अगर आप रटते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। डेरिवेशन में जो स्टेप्स हैं आप बस ये ध्यान रखो कैसे लिंक हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, फिर अगला स्टेप क्या है, फिर अगला स्टेप क्या है। मैं सर ये भी देखता हूँ कि कई बार क्या करते हैं बच्चे डेरिवेशन को रट लेते हैं। और जब पेपर वगैरह हम चेक करते हैं, टेस्ट वगैरह चेक करते हैं, तो बच्चा पहला स्टेप लिखेगा और पहले स्टेप के बाद वो सीधे चौथे स्टेप पे पहुँच गया, 5वें स्टेप पे पहुँच गया। तीसरा, चौथा मतलब बीच वाले स्टेप पता ही नहीं है कहाँ चले गए। तो वो रटने का ही इफ़ेक्ट होता है कि आप सीधे पहले से छलांग लगा के 5वें पहुँच गए हो, 6वें पे हो गए। अगर आपने उसे समझा है, आपने उसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर के आपने चीज़ों को फ़ील किया है, तो आपको डेरिवेशन याद रहेंगे। दूसरी चीज़, डेरिवेशन तब तक आप नहीं कर पाओगे भाई जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये ध्यान रख लेना। कोई भी डेरिवेशन अगर मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ तो उसे आपको घर पे खुद से भी करना ही होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तभी आप एग्ज़ाम में जाके उस डेरिवेशन को कर पाओगे। केवल डेरिवेशन देखने से याद नहीं होगा, या केवल हम पढ़ा रहे हैं, हमारी वीडियो देखने से याद नहीं होगा। खुद से करना पड़ेगा, लिख-लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो चीज़ें याद रहती सर क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन वो कॉमन क्वेश्चंस हैं। उनके हैं। आंसर मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। हाँ जी, कि हाँ। बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन है तो क्या बार-बार रिपीट करना, अच्छा, वो अच्छा। सारे हाँ, हाँ। क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए हैं, डाउट सबके क्लियर हो गए। ओके। अब कुछ एक लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर राउंड रहता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हुँ। उसमें आपको एक लाइन में ही आंसर देना है। अच्छा, 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 जी ओके। सर। फिजिक्स डर या प्यार?
प्यार ही होगा सर। जी सर, सही है। फार्मूला रटना या कॉन्सेप्ट समझना? कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? फँसा दिया मुझे। तो मैं कहूँगा इसका हाइब्रिड होना चाहिए, हाइब्रिड मोड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाता है तो स्कूल में जा रहे हैं तो ऑफ़लाइन भी सही ही है, और बच्चे को पूरी तरीके से आज के टाइम पे ऑफ़लाइन अगर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो उसके लिए ऑनलाइन हम हैं आपके साथ में, तो हाइब्रिड मोड बेस्ट रहता है। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली रहना ज़रूरी है सर। बिल्कुल सही कहा। वैसे हम लोगों के टाइम तो जब जब डंडे तक डंडे पड़ते थे। तभी समझ में आता था। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन या लर्निंग टूल? अब सर वो मैंने बता दिया कि बताइए, कैसे लेकिन इसमें यूज़ एक लाइन करना में है। आंसर देना है बस। तो लर्निंग टूल के हिसाब से ही करना है। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ नहीं अच्छा। कह सकते अभी, साइंस ही प्रूव नहीं कर पाया। 1-2 क्वेश्चन और रैपिड फायर में। हुँ। सक्सेस, अगर सक्सेस है तो भई सक्सेस का मतलब डिसिप्लिन होगा ही होगा, डिसिप्लिन में रखो। फेलियर, अ, फेलियर का हम क्या कह सकते हैं, डर बोल सकते हैं, डर। बेस्ट हैबिट, बेस्ट हैबिट रिवीजन प्रैक्टिस। ओके सर, तो ये रैपिड फायर राउंड था। आप सभी जो भी 12th में स्टूडेंट्स जो भी आरडब्ल्यूए से जुड़े हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य था कि आप सभी के जो डाउट्स रहते हैं, उन सभी डाउट्स का आपका जो भी सर के माध्यम से वो किस तरीके से सर चीज़ें आपको गाइड करें, ये इस पॉडकास्ट का एक उद्देश्य था। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती सर। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहीं न कहीं आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा मिलेगी। बाकी पीएस सर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और आरडब्ल्यूए संस्थान आपका जो है लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है, पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है। सर के बारे में एक बार फिर से हम बोलेंगे कि एक लाइन, कि जो कुछ भी सर पे सजाया हुआ है दोस्त, जो कुछ भी सर पे सजाया हुआ है दोस्त, माँगा हुआ नहीं कमाया हुआ है दोस्त। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। अंत में और आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आरडब्ल्यूए संस्थान के बारे में, हुँ। आरडब्ल्यूए के बारे में एक लाइन। सर आरडब्ल्यू एक इमोशन है, एक परिवार है। ओके। मतलब इतना, मतलब यहाँ पे प्यार मिलता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो बच्चे हों, पूरी तरीके से एक इमोशन है, परिवार के तरीके से यहाँ पे काम होता है ना? और जो बच्चे जुड़ चुके हैं आरडोगली फैमिली से, उन्हें इस चीज़ का पता भी होगा कि बिल्कुल फैमिली के तरीके से यहाँ पे रहते हैं हम सब। मैं चाहूँगा कुछ पसंदीदा लाइन जो अपनी हुँ। बच्चों से। हाँ, तो यही कहूँगा भाई, फिज़िक्स से डरना बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं है। सर, कुछ पसंदीदा लाइन बुक्स या कोई शेर शायरी कुछ इस अच्छा, तरीके अच्छा, से। शायरी-वायरी सर मैं जी, जी। सुनाता हूँ नहीं ना, मैं याद रखता हूँ शायरी वगैरह। या कुछ बुक्स सजेस्ट कर लेकिन दीजिए जो बच्चों को बुक पढ़नी बुक चाहिए। की अगर मैं बात करूँ, एक बच्चे ने पूछा भी था, उसका मैं आंसर दे नहीं पाया था। बुक देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, है ना? और अगर मैं 1-2 बुक के नाम बता दूँगा तो ये हो जाएगा कि सर उसका एडवर्टाइज़ तो नहीं कर रहे हैं ना। अलग-अलग ले सकते हो। अगर मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बात करूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स है नहीं मार्केट में अवेलेबल, तो ये भी ठीक है बुक। बाकी मेन फ़ोकस आप करोगे पीवाईक्यूज़ पे। अगर आपने पीवाईक्यूज़ कर लिए यूपी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड का नेचर यही होता है मेरे भाई कि क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो पीवाईक्यूज़ को करते रहो, और हर एक बुक में पीवाईक्यूज़ तो होते ही होते हैं। तो ऐसी कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें पीवाईक्यूज़ है। पीवाईक्यूज़ एक भी मिस नहीं करना है, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहो, टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, जैसे भी आपको करना है। आप 100 में से 100 स्कोर करोगे, ठीक है? तो सर टीचिंग का आपको काफ़ी लंबा अनुभव है। कोई ऐसा स पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? हुँ। सर ये टीचिंग का ना सबसे अच्छा पल ये है होता है कि जैसे नहीं, आपसे रिलेटेड होना चाहिए वो। हाँ। आपके साथ कुछ ऐसा, एक ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहे? सर जैसे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, हुँ। मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने 12th के बाद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में साइड में करता रहा था। इवनिंग में मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता था, बच्चों को मैंने तभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो 2018 में जब मैं पढ़ा रहा था तो अभी मेरी एज से लग रहा होगा कि मैं अभी भी बच्चा सा दिखता हूँ, तब तो और बच्चा सा दिखता होऊँगा। तो पढ़ाने से सर ये होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों से कनेक्टिविटी हो जाती है, तो एक बार मैं मार्केट में था और वहाँ पे सब लोग थे, जानने-पहचानने वाले भी थे। तो मैं छोटा-सा ही लगता था और मुझसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे, वो मुझसे भी एज्ड जैसे दिखते थे, हेल्दी होते थे, बड़े होते थे। आज भी लगते हैं कुछ तो। तो मार्केट में जब होते हैं बच्चे, जब आए, एक 4-5 ग्रुप थे बच्चों का जो हम पढ़ाते थे उनको। वो आए और सबके सामने वो आके जो है पैर छू रहे हैं कि गुरुजी नमस्ते, ये और वो। मतलब उस टाइम पे सबसे पहले मेरे पास सबसे पहला जो इंस्टेंट था वो यही था कि
वो जो पल होता है ना, वो जो इमोशन वाला पल होता है, तब हमें लगता है कि यार टीचिंग एक बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे हमें केवल और केवल टीचिंग में यही नहीं देखना चाहिए कि हमें पैसा कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। यहाँ पे मेन चीज़ होता है प्यार, बच्चों का प्यार मिलता है, तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं और मज़ा आता है बड़ा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में। ठीक है जी, ठीक है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत से बच्चे जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी। हाँ, और आप लोगों को और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, उनके मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय।